ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉपी पेन लेके रेडी सब लोग? लास्ट टाइम चल रहा है एक्चुअली, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो बट आई थिंक दिस एक्सरसाइज विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि आपको यहाँ पे वो चीज़ करनी जो आपको एक्चुअल एग्जाम में काम आने वाला है, वो है मतलब रिकॉलिंग। रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिकॉल करने से ही वो बार बार ना आपके माइंड पे प्रेशर आता है। और सडनली ये भी ऐसा भी होता है ना, शुरुआत में फर्स्ट डे आप रिकॉल करेंगे, शुरुआत में फर्स्ट डे आप रिकॉल करेंगे तो आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, मतलब एक दिन में रिकॉल नहीं होता तुरंत, फिर धीरे धीरे माइंड एडजस्ट हो जाता है रिकॉल करने का। अकेले रिकॉल करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप सोचें कि किसी टॉपिक को बैठ के, आइडियल वे तो ये होता है कि आप एक सिलेबस उठा लें और सिलेबस को लेके आप उसको रिकॉल करें। लेकिन क्या होता है ना कि उसको रिकॉल करने में फिर दिक्कत आती है अकेले रिकॉल करने में, तो इसलिए आई थिंक दिस विल हेल्पफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये, हो गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्वेश्चन है, व्हाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्रिटिकल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कई बार हमने सुना हुआ है, टर्म्स अगेन एंड अगेन न्यूज में आता है, शबरीमाला केस में भी यूज में था, कल्चर वैल्यूज वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ठीक है, तो अभी क्या है आपका मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे आप इसका? 8 मार्कर है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है। It implies that fidelity to values like liberty, equality, secularism and institutional integrity. तो आपकी ये जो वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की, लिबर्टी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म और इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी, इनको ये जो बेस इनके वैल्यूज हैं, इनको जो क्या बोलते हैं, इनके ऊपर बेस्ड होता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, ये किसने टर्म किया था? टर्म बाई B.R. अम्बेडकर। ओके, इट प्रायोरिटाइजेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ओवर मेजिटोरियल प्रिंसिपल सर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस वन। अब कैसे इंपॉर्टेंट है तो इसका आप यहाँ पे फिर हेडिंग बना देंगे, सिग्निफिकेंस इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। क्या सिग्निफिकेंस है? चेक द मेजोरिटरिज्म, मतलब जो मेजोरिटी का जो रूल होता है उसको चेक करता है। एंड आर्बिट्री पावर यूज, इसको चेक करता है। ठीक है, जैसे कि अभी भी हमारी जो करंट में है वो मेजोरिटेरियन, मतलब मेजोरिटी चल रही है, राइट? तो अपोजिशन इज वेरी वीक, इट्स नॉट स्ट्रांग इनफ। तो उस चीज को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मेंटेन्स इंस्टीट्यूशनल बैलेंस, सेफगार्ड्स माइनॉरिटी राइट्स एंड प्रमोट्स एथिकल लॉ मेकिंग, नॉट जस्ट न्यूमेरिकल डोमिनेंस। खाली नंबर से नहीं होगा कि देखो, मतलब पार्लियामेंट में क्या होता है या फिर लोकसभा राज्यसभा, इस समय नंबर्स काम करते हैं कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, राइट? तो वहां पे जिसका ज्यादा होगा तो 2/3 मेजोरिटी मिलना बहुत इजी चीज हो जाएगी। तो ये आपको क्या करते हैं कि अगर नंबर्स अच्छे हैं तो आपका कोई भी बिल किसी भी तरह का लेके आएंगे तो पास हो जाएगा। बट दिस प्रमोट्स एथिकल लॉ मेकिंग, है ना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे आपका चैलेंजेस लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल मिसयूज, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये सब करके काफी सारी चीजें यहाँ पे ऐड है, एग्जांपल्स वगैरह, आप इसको देख लेना बाद में। वे फॉरवर्ड देन कंक्लूजन, राइट?
इट इज बेसिकली द एथिकल स्पाइन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. दिस इज अ क्रिटिकल मतलब गुड वर्ड, एथिकल स्पाइन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. ऐसे करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं. क्लियर है? गुड. खाली देखने में हमको डिफिकल्ट लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है. बस ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो सब सेम ही चीज है. वही वही कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, वही एथिकल चीजें, लॉ विद एथिक्स. तो आप क्वेश्चन को बहुत थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो अपने, मतलब क्वेश्चन के वर्ड्स केवल हैवी रखते हैं, उनको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको पॉइंट्स भी याद आएंगे, आपको लिखना भी इजी हो जाएगा, आपका डर है वो भी नहीं रहेगा. क्वेश्चन है कि द ग्रीन व्हाट इज ग्रीन बजटिंग, हाउ कैन इट सपोर्ट क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट इन इंडिया. ठीक है, टाइम अप. याद आया कुछ पॉइंट आपको? ग्रीन बजटिंग कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? कमेंट में लिखिए. ग्रीन बजटिंग कब से स्टार्ट हुआ था और विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द ग्रीन बजटिंग? आपको इंट्रोडक्शन में यहां से स्टार्ट कर सकते हैं ग्रीन बजटिंग होती क्या है, किसने पहले स्टार्ट किया था. उसके बाद में फिर स्टार्ट कर सकते हैं हाउ कैन इट सपोर्ट द क्लाइमेट रेजिलियंट. इसकी हेडिंग बना देंगे और उसके बाद में रख देंगे. ठीक है, ओके. तो ग्रीन बजटिंग क्या होती है? पहली बात तो व्हाट इज ग्रीन बजटिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ना. डेफिनेशन होता है कि यूजिंग द बजट टूल टू इंटीग्रेट द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न. जो बजट का होता है हमारा, बजट मतलब क्या, आपका जो एलोकेशन ऑफ फंड है ना, उसको ऐसे यूज करना है कि टू इंटीग्रेट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इनटू फिजिकल प्लानिंग. इन्वायरमेंट को फिजिकल के साथ में कनेक्ट कर देना, दैट इज योर जेंडर मतलब ग्रीन बजटिंग. यहाँ पे फिजिकल है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, इन दोनों का जो ओवरलैप हो जाएगा, आप ऐसे यहाँ पे वेन डायग्राम भी बना सकते हैं. दिस इज योर ग्रीन बजटिंग. मतलब जो ओवर शेडो एरिया है, फिजिकल प्लानिंग में इन्वायरमेंटल कंसर्न या क्लाइमेट को ऐड कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट इज ग्रीन बजटिंग. अब क्या हुआ था, सबसे पहले आया था बिहार में 2020 में 2020 में बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ए सेपरेट बजट ऑन द ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली थिंग्स. तो बिहार वाज 2020 आया. इंडिया में आया 2022 में. 2022 में 22-23 के बजट जो था, इट वाज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बजट. तो अब इन सालों को लिख सकते हैं, है ना. बिहार वाज द फर्स्ट वन 2020, इंडिया में 2022 2023 से आया. ठीक है, अब इसका सीधे हेडिंग बना देंगे, हाउ इट कैन सपोर्ट क्लाइमेट डेवलपमेंट इन इंडिया, या फिर रोल इन डेवलप क्लाइमेट रेजिलियंट. सबसे पहला है कि प्रायोरिटाइजिंग द ग्रीन सेक्टर्स. सबसे बड़ी बात है कि आपको एलोकेशन देना होता है. अब एलोकेशन किसको देंगे? जो ग्रीन सेक्टर होंगे, जो मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे. जैसे कि ग्रीन ग्रीन सेक्टर में क्या क्या आएगा आपका? क्लीन एनर्जी वाला आएगा, ईवी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन. ये तो सारी चीजें होंगी, उनको हम प्रायोरिटाइज देंगे, उनको हम एलोकेशन ज्यादा करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे बाकी एग्जांपल दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट के. ग्रीन हाइड्रोजन को 600 करोड़ मिला हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि बजट 2025-26 में ग्रीन हाइड्रोजन को 600 करोड़ मिला हुआ है. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन बजटिंग. ग्रीन हाइड्रोजन इज अ गुड थिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली थिंग, राइट. इनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी, रिड्यूसेस क्लाइमेट रिस्क, अलाइन विद एचडीजी एंड एनडीसीज. ठीक है, एचडीजी एनडीसी वी नो. देन इंकरेजेस स्टेट पार्टिसिपेशन. ठीक है, इट प्रोमोट सब नेशनल क्लाइमेट बजटिंग. तो अब ये हो गया रीजनल पार्टिसिपेशन. जैसे कि आपका ग्रीन बजटिंग है तो सबको पता है कि इंडिया ने ग्रीन बजट ऐसे बनाया, तो जो लोकल स्टेट्स होती हैं या फिर जो और भी नीचे पंचायती राज वगैरह, वो सब भी इन सब में पार्टिसिपेट करती हैं, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है जैसे, है ना. इसको क्या बोलते हैं? ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, राइट. इसको ट्रिपल अप, और जो नीचे से ऊपर जाता है उसको बॉटम अप.
ठीक है, तो दिस इज हाउ इट अफेक्ट द क्लाइमेट रेजिलेंट दिस वन। फिर चैलेंजेस लिख देंगे, नो टैगिंग स्टैंडर्ड्स, वीक लोकल कैपेसिटी, लो अवेयरनेस इन ऑफिशियल्स। वे फॉरवर्ड, एक यूनिफॉर्म ग्रीन अकाउंटिंग चाहिए, है ना, इसको एक अडॉप्ट करना है कि यूनिफॉर्म ग्रीन अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना है। ठीक है, क्लाइमेट टैग स्पेंडिंग करना है और स्टेट पार्टिसिपेशन को और सपोर्ट करना है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट वे फॉरवर्ड। फिर ग्रीन वॉशिंग, अगेन आपका एक चैलेंज है, बढ़िया अच्छा कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, ग्रीन वॉशिंग। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, मतलब देखने में आपको लगता है कि कोई चीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बट एक्चुअल में होती नहीं वो। ठीक है, अब जैसे कि आप बताइए कि मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, क्या वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स हैं? क्या हम उनको बोल सकते हैं ईवी इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली? नॉट कंप्लीटली, राइट। वाई नॉट कंप्लीटली? ई वेस्ट तो ठीक है, ई वेस्ट तो चलो एक चीज है, वन कंसर्न। मेन कंसर्न क्या है उसका? मेन कंसर्न होता है कि आप ईवी को कैसे करते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द मेन। कि आप ईवी को चार्ज कहां से करते हैं? अब ईवी को एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर ही तो हो रही है ना, आप कहीं लाइट से चार्ज करते हैं बैटरी को, बैटरी चलाता है आपका। तो आप जो फ्यूल है, जब पेट्रोल डीजल है, उसको ऐसे नहीं बंद कर रहे हैं, बैटरी की पावर यूज कर रहे हैं। बैटरी में पावर कहां से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से। अब वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट चाहिए आपको ईवी के लिए, चार्ज करने के लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? बाई थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है? कोयले को जला रहे हैं। तो अगेन कोयला जला रहे हैं मतलब फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं ना, तो सिटी में ना पॉल्यूशन क्रिएट करके वो थर्मल पावर प्लांट के पास में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो बट ओवरऑल अगर मतलब एज ए कंट्री या एज ए वर्ल्ड लें तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। बस खाली ये बोल सकते हैं सिटी में पोल्यूशन नहीं करता है, वो जहां थर्मल पावर प्लांट है वहां पे करता है, दैट ओनली द बेनिफिट, बट टोटली ये नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी हो, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी हो वो भी ग्रीन हो। अब ग्रीन कैसे बना सकते हैं इसको? आप इसको सोलर से कर सकते हैं, विंड से कर सकते हैं, ओशन के कर सकते हैं, ओटीईसी होता है, राइट, टाइडल एनर्जी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। अलग अलग किसी भी तरीके से करिए, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो भी ग्रीन होगी, तब जाके पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। अदरवाइज ईवी व्हीकल्स आर ओनली पार्शियली दिस वन। ठीक है, ऑलराइट, काफी सारे कीवर्ड मिल गए, ऐसे डिस्कस करते रहेंगे तो हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू अर्बन रीजनरेशन इन सिटीज लाइक वाराणसी एंड कानपुर? GS5। हो गया सबका? रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू अर्बन रीजनरेशन इन सिटीज लाइक वाराणसी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अर्बन रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट ये क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट? रिवर फ्रंट क्या होता है कि आपका जो रिवर होती है उसके साइड में उसके जो कोस्ट होते हैं, मतलब कोस्ट नहीं, मतलब जो रिवर के जो बैंक्स होते हैं, रिवर बैंक्स को डेवलप कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबसे, उनको हम बोलते हैं आपका रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। इसको डिफरेंट पब्लिक स्पेसेस बना के डिफरेंट एक्टिविटीज, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, पब्लिक स्पेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। तो इंडिया का सबसे पहला रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट कहां पे था? साबरमती का। तो आपको जब भी एग्जांपल लिखना है तो अगर इंडिया लेवल पे, तो साबरमती रिवर फ्रंट 11 कितना लंबा है वो? 11.5 किलोमीटर लंबा है, 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट है वो। दोनों साइड में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, वहां लोगों ने बैठने की है, मतलब ट्रैक बना हुआ है, रनिंग का ट्रैक है, सिटिंग प्लेसेस हैं,
वो काफी वो चीज है। तो आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। अब ये अर्बन रिजर्वेशन में रोल कैसे क्रिएट कर सकता है, स्पेशली हमको वाराणसी और सिटी और कानपुर के बारे में लिखना है। तो हम इनको कुछ लोग करेंगे कि वाराणसी अलग लिख देंगे, कानपुर अलग लिख देंगे। तो आपको, क्योंकि सिटीज दोनों सेम है, खाली रिवर्स अलग है, राइट, मतलब रिवर्स भी अलग नहीं, मतलब सेम सिटी है, मतलब सेम ही चीज रहेगी। तो आप यहाँ पे कॉमन ही बनाइए, कॉमन ही बनाइए पॉइंट्स, खाली उसका बेनिफिट लिखिए। इन्वायरमेंटल रिवाइवल, दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, टूरिज्म एंड कल्चरल इकोनॉमी बूस्ट, इंक्लूसिव अर्बन डिजाइन, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, और फिर कंक्लूजन। ठीक है, और यहाँ पे साइड में आप चाहें तो साबरमती का ऐसे केस स्टडी बना के साबरमती का लिख सकते हैं कि साबरमती रिवर ने कैसे अहमदाबाद सिटी को डेवलप किया, उसको हेल्प किया। ठीक है, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ द मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे जो स्कीम वाले होते हैं ना, आपको स्कीम वाले आंसर्स लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जेनरिक आंसर के साथ साथ में आपको स्पेसिफिक पॉइंट भी पता होने चाहिए स्कीम के, कि स्कीम में क्या चीजें थी। जो आप ये फूड प्रोसेसिंग लिंकेजेस और जो नॉर्मल चीजें लिख रहे हैं ना, तो कॉमन चीजें से ठीक है, आपको एवरेज नंबर मिलेंगे, बट अगर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलना है तो आपको इसके मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना में क्या फीचर्स हैं, क्या एलोकेशन है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। उसके फीचर्स को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पॉइंट नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन, एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट हुआ? 7-8 में, यूपी गवर्नमेंट। किसके लिए? इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, और क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट इंक्लूसिव एग्रीकल्चर वाया इरिगेशन डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर एंड डिजिटल टूल। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? माइक्रो इरिगेशन, सबसे मेन फीचर इसका है आपका माइक्रो इरिगेशन, जिसमें आपको बूस्ट, मतलब बूस्ट मिलेगा ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को इसमें। ठीक है, अब यहां पे माइक्रो इरिगेशन, फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाया कुसुम सोलर पंप, इन सब के बारे में। डिजिटल इंपावरमेंट टूल्स, डीबीटी एक्सेट्रा, इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये तो हेडिंग बनाएंगे आप, साथ साथ में इसके जो फीचर है ना उनके साथ में कनेक्ट करते रहिए, लाइक 550,000 वुमेन ट्रेंड वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फिर इसके बाद में अगेन सेम चैलेंजेस, चैलेंजेस लिखिए शॉर्ट में, और अगर वे फॉरवर्ड अगर आपके पास स्पेस है तो लिखिए, नहीं तो फिर कंक्लूजन में ही इंक्लूड करके कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, गुड इनफ पॉइंट्स। ठीक है, काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 263 इन एड्रेसिंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स?
ठीक है। आर्टिकल 263 बेसिकली क्या कहता है? इट इज अबाउट बताइए कमेंट में, आर्टिकल 263 किससे रिलेटेड है? गुड। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन आर्टिकल का दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है या फिर इंटर स्टेट काउंसिल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे दोनों चीजें आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिसिंग है बैकग्राउंड की, वो चीज हमको ऐड करना है। अब यहाँ पे 263 लिख दिया, इंटर स्टेट काउंसिल नहीं लिखा, तो आप क्या करेंगे कि आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इंटर स्टेट काउंसिल एंड उसका पर्पस क्या होता है वो भी लिख देना है हमको, है ना। जैसे बताया कि आर्टिकल क्या है, पर्पस और उसका ये क्या है बेसिकली, विच इज ए बॉडी स्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट, क्यों और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टू एड्रेस इश्यूज दैट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बीच में, या फिर स्टेट्स के बीच में, तो वो इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। तो ये करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, क्या है, क्यों है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। फिर आ जाएंगे सीधे अपने मेन बॉडी पे कि सिग्निफिकेंस क्या है वाटर डिस्प्यूट में। तो इसमें रोल क्या है आपका, फैसिलिटेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कर सकता है कि कैसे मीडिएट करता है और ये सब करता है, प्रिवेंट लीगल कन्फ्रंटेशन, सपोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, अलाइंस विद आर्टिकल 262 एंड चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन एंड वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। ठीक है, वही सारे पॉइंट्स है कोऑपरेटिव वाले जो आप लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहां पे कंक्लूड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, लिख लिया आपने। ये क्वेश्चन इज अबाउट कार्बन मार्केट। तो हाउ डू कार्बन मार्केट फंक्शन एंड व्हाट इज देयर रोल इन इंडियाज क्लाइमेट मिटिगेशन। तो आपको क्या करना है कि कार्बन मार्केट होता क्या है इसके बारे में बताइए, व्हाट इज कार्बन मार्केट, और फिर ये कैसे मिटिगेशन में करता है। तो कार्बन मार्केट क्या होता है बेसिकली, ये कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, है ना, उनको ट्रेड करता है। जैसे कि शेयर मार्केट होता है, राइट। तो शेयर मार्केट में हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, हम लोग शेयर मार्केट में शेयर्स ट्रेड करते हैं, और एक शेयर की कीमत होती है, राइट। हर शेयर की कंपनीज का होता है डिफरेंट, तो उसकी शेयर की कीमत होती है। वैसे ही यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट होता है वो 1 टन CO2 होता है इक्विवेलेंट, मतलब 1 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट कार्बन क्रेडिट होता है। उसको क्या करते हैं लोग, ट्रेड करते हैं टू प्लेस ए मॉनेटरी वैल्यू ऑन एमिशन। ठीक है, ये मॉनेटरी वैल्यू ऑन एमिशंस इंसेंटिवाइजिंग द रिडक्शन। आप ये दिखाएंगे कि अपने आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप इससे क्या करेंगे कि रिड्यूस करने के लिए आप इंसेंटिवाइज रहेगा, इंटेंसिव मिलेगा। ठीक है, अब है कि कैसे फंक्शन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि क्या है, फिर सीधे हाउ डू दे फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसको आपको लिखना जरूरी है, सीधे यहाँ पे जंप नहीं करेंगे उसके सॉल्यूशन के ऊपर। कैसे फंक्शन करता है ये बताइए। उसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स मार्केट्स कैप एंड ट्रेड सिस्टम होता है। कैप एंड ट्रेड सिस्टम क्या होता है बेसिकली, ये रेगुलेट, इसमें क्या होता है कि आपको एक लिमिट होती है कि आप उससे ज्यादा, मतलब एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप कार्बन एमिशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हैं तो आपको खरीदना पड़ेगा। और ऐसा होता है कि अगर आप कार्बन मतलब CO2 क्या बोलते हैं, अगर आप कार्बन प्रोड्यूस कम कर, वो CO2 कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो कोई जो है सेल करता है, कोई खरीदता है,
राइट। तो ये होता है कि आपका कार्बन ट्रेड यहाँ पे कैप एंड ट्रेड सिस्टम। तो उससे क्या होता है कि आप ये रेगुलेट एमिशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। क्रेडिट स्टार ट्रेडेड इफ टारगेट एक्सीड, अगर आपका टारगेट एक्सीड हो रहा है तो आपको लेना पड़ेगा फिर क्रेडिट, है ना। तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि आपने यूएसए में कोई चीज है, यहाँ पे कोई फ्यूल बर्न हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि अफ्रीका में कहीं पे लगा दिया पेड़ वेड़, है ना, वहां से फिर कार्बन क्रेडिट जनरेट हुई, उनको खरीद लिया। तो एक तरह से इन लोगों को पैसा मिल जाता है कि यहाँ पे लगाने का। तो कहीं आप जैसे कहीं पे आप पेड़ काट रहे हैं, कहीं पे लगा रहे हैं, वही वाला सिस्टम होता है बेसिकली। दिस इज द फंक्शनैलिटी। कंप्लायंस मार्केट, वॉलंटरी मार्केट, दो तरह की मार्केट होती है। फिर रोल इन इंडिया क्लाइमेट स्ट्रेटेजी, सीसीटीएस फ्रेमवर्क 2024 में अडॉप्ट हुआ था। क्लीन ड्राइस क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल अलाइनमेंट, रिसेंट स्टेप्स, आप रिसेंट स्टेप्स लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। अगेन ये चैलेंजेस वे फॉरवर्ड कंक्लूजन जो वेरी वेरी ऑप्शनल बेस्ड ऑन द योर स्पेस एंड थिंग, लेकिन 8 मार्कर में ऑप्शनल है, 12 मार्कर में आपका कंपलसरी है, आपको मतलब मोस्टली लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाउ इज द एमिशन, हाउ इज द मिशन शक्ति इनिशिएटिव कंट्रीब्यूटिंग टू जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश। हो गया। मिशन शक्ति कब आया था, फटाफट साल बताइए। ठीक है, मिशन शक्ति एज यूजुअल वी स्टार्ट, लॉन्च इन अक्टूबर 2020। ठीक है, और लॉन्च कब हुआ 2020 में, किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया, तो एम डेट इंश्योरिंग वुमेन्स सेफ्टी डिग्निटी एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, उससे क्या होगा, फॉस्टिंग ए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस थ्रू इंटीग्रेटेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। एक बड़ा है, आप चाहें तो यहां पे ही छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी डिग्निटी एंड सेल्फ रिलायंस के लिए 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने किया था मिशन शक्ति। अब इसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको लिख सकते हैं, लीगल एंड सेफ्टी सर्विसेज, शेल्टर बनेगा, जैसे 100 पिंक बूथ बन गए है ना, इतने से 8 लाख केसेस रिजॉल्व हो गए वाया 1090, ये आपकी हेल्पलाइन है। ठीक है, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन मिल जाता है, सखी निवास, इकोनॉमिक इंपावरमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, यहाँ पे पोर्टल बना दिया है शक्ति पोर्टल, जो रियल टाइम ट्रैकिंग करता है और ग्रीवेंस एड्रेस करता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज है, तो कभी भी आप वुमेन इंपावरमेंट के लिए टेक्नोलॉजी या एआई कैसे यूज हो रहा है दिखा सकते हैं कि भाई मिशन शक्ति में डिजिटल गवर्नेंस है। ठीक है, कम्युनिटी का इंक्लूजन है, नारी अदालत से ऐसे करके। अगेन चैलेंजेस, गैप्स हैं, लिमिटेड सर्विस कन्वर्जेंसेज हैं, स्टिग्मा है ना, ये सब हैं। और बूस्ट डिजिटल लिटरेसी, अगेन जो डिजिटल डिवाइड वाला इश्यू रहता है उसके लिए डिजिटल लिटरेसी करो, लोकल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करो और स्किल बेस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन करो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन्फ्लुएंस रीजनल इकोनॉमिक्स एंड सोशल मोबिलिटी इन कॉलोनियल इंडिया। जीएसएम का क्वेश्चन काफी देर से नहीं आया था।
हो गया? ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप? व्हाट विल यू राइट इन दिस इंट्रोडक्शन? ठीक है, वेरी गुड। आशुतोष ने बहुत अच्छा लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे हमको लिखना है कि रेलवेज का ओरिजिन कहाँ पे हुआ। पहले वहां से स्टार्ट करो ना, बैकग्राउंड में एकदम शुरू से शुरू करो उसको। रेलवे का सबसे पहला रेलवे क्या आया? आपको डेट भी लिख सकते हैं, अप्रैल 16, है ना, अप्रैल 16, 16 अप्रैल 1853, ये साल था। साल 1853, 16 अप्रैल को क्या हुआ? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने के बीच में पहली आपकी, मुंबई उस समय बॉम्बे था तो बॉम्बे लिख सकते हैं, बॉम्बे टू थाने या मुंबई टू थाने आप लिख सकते हैं। इनके बीच में फर्स्ट ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुआ रेलवेज का, किसके टाइम पे? डलहौजी टाइम पे। इसके साथ में ये अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर आते हैं आपके सीधे इन्फ्लुएंस ऑन द रीजनल इकोनॉमी। इन्फ्लुएंस ऑन द रीजनल इकोनॉमी क्या किया? कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन इनेबल्ड। ठीक है, बेसिकली उनका मोटिव क्या था रेलवे लाने का? कि एक्सट्रैक्शन करने के लिए। उनको बेसिकली क्या था कि गांव के कंट्री के इंटीरियर से रॉ मटेरियल उठा के पोर्ट्स तक पहुंचाना, दैट वाज द मेन मोटिव। ठीक है, तो कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन जो है वो जो आपका रॉ मटेरियल इंटीरियर से उठा उठा के पोर्ट में ले जाते थे, पोर्ट से लंदन भेजते थे, फिर वहां से आपका बन के आता था। एक्सट्रैक्शन इनेबल्ड हो गया। मार्केट इंटीग्रेशन, है ना, मार्केट इंटीग्रेशन, सारी चीजें मार्केट इंटीग्रेट हो गया, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। कोलैप्स ऑफ रूरल क्राफ्ट, उसका इंपैक्ट था। एग्रेरियन कॉमर्शलाइजेशन, ये भी हुआ। ये आपके रीजनल इकोनॉमिक्स के ऊपर फर्क आया कि आपका जो चीजें थी, एग्रीकल्चर तक कॉमर्शलाइज्ड हो गया, रूरल क्राफ्ट वो डाउन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, अर्बन सिटीज भी डाउन हो गए, है ना, टेक्सटाइल जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज थे इंडिया के, वो भी डाउन हो गए। तो ऐसे लिख सकते हैं आपके रीजनल इकोनॉमी। फिर आता है आपका सोशल मोबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी का होता है आपका, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? मूवमेंट, राइट। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि आप सोशल हायरार्की में कैसे मूव कर रहे हैं, आपका सोशल स्टेटस कैसे मूव हो रहा है ना, वो सब आपका सोशल मोबिलिटी होता है। तो उसमें आप सोशल का एंगल लिखेंगे। लेबर माइग्रेशन, मतलब जब ये रेलवेज आए तो माइग्रेशन भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोगों का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द पीपल, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इजी हो गया, लेबर माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। इरोडेड द सोशल बैरियर्स, है ना। इसमें लिखा हुआ कि रेलवे कंपार्टमेंट्स मार्जिनली ब्लेड द कास्ट लाइंस, चैलेंजेस द अनटचेबिलिटी इन ट्रांजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सोशल मूवमेंट कर रहे हैं ना, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपकी कास्ट किसी को पता नहीं है, आपके बारे में किसी को पता नहीं है, तो जो लोकल लोगों में मतलब एक जगह रहते रहते जो स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है, स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है, वो नहीं था। तो वो जो सोशल बैरियर था वो काफी इरोड हुए बिकॉज ऑफ द रेलवेज एंड मूवमेंट। एजुकेशनल मोबिलिटी, एजुकेशन मोबिलिटी स्टार्ट हुई, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हुई, और अर्बन सोशल फैब्रिक जो था वो डेवलप हुआ, न्यू टाउन्स डेवलप हुए। लाइक दिस यू कैन कनेक्ट। अब यहाँ पे और भी दिखा सकते हो कि अगर इफ यू वांट टू ब्रेक इट फर्दर यू कैन राइट लाइक व्हाट इज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, व्हाट इज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। अब रेलवे के एक्सपेंशन से कुछ पॉजिटिव चीजें हुई, कुछ निगेटिव हुई, तो लाइक दैट यू कैन डिवाइड। इसमें सारे पॉइंट तो निगेटिव पॉजिटिव वाले मिक्सअप हैं। यू कैन पुट कि पॉजिटिव चीजें क्या है, नेगेटिव चीजें क्या है, ऐसे करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक सेकेंड, मेरा अगेन इट गॉट हैंग्ड। इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, आपके दिमाग की तरह ये कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है, सोचता है कि इसका भी ओवर हीट हो रहा है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग इसकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ,
बताइए कौन सा अमेंडमेंट था एंटी डिफेक्शन के लिए और कौन सा शेड्यूल है इसमें, जल्दी। एंटी डिफेक्शन लॉ विच अमेंडमेंट, 10th एंड 85th, 85 क्या है, 85 ईयर है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे स्टार्ट हुआ आपका, 10th शेड्यूल से आया, और 10th शेड्यूल में इट वाज एडेड थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। तो 10, 52 और 85 ऐसे याद रखो, 10, 52, 85, ठीक है। 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट और 1985 का, राइट। अब यहाँ पे सीधे लिमिटेशन पूछ लिया, लिमिटेशन की हेडिंग बना देंगे और वहां पे लिख दे जाएंगे स्पीकर का बायस और डिले हो जाता है। स्पीकर बायस क्या होगा, मिस यूज ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर पॉलिटिकल गेन्स, वो लिख सकते हैं। चिल्स डिसेंट एंड डिबेट, ये क्या होता है कि लोग ना अपना बोल नहीं पाते हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, वो चीज कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द एंटी डिफेक्शन। आपका जो क्या बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिए जाते हैं उनके अगेंस्ट में, तो वो लोग क्या बोलते हैं उसकी डर के वाले उससे अवॉइड इंडिपेंडेंट वोटिंग, जो कंपनी मतलब जो पार्टी बोलेगी उतना ही काम करते हैं, अपना खुद की उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। वो सब भी सकते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं चिल्स डिसेंट, डिसेंट को रोक देता है और डिबेट्स को रोक देता है। मर्जर, लूप होल्स, एब्यूजेस, जुडिशियल लिमिटेशंस एंड नो सेफगार्ड फॉर प्री पोल बिट्रेयल्स, है ना। पोस्ट पे प्रेल होता है, प्री पोल्स जो होता है उसके लिए इश्यूज है। लॉ इज साइलेंट ऑन द अलायंस स्विचिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये जो गठबंधन कर देते हैं ना, इनके इनके बीच में गठबंधन हो गया, उनके इनके बीच में हो गया, ये उन्होंने पार्टी हटा लिया, वो कर लिया, उन सब में ये चीज नहीं आती है। खाली इंडिविजुअल जब होता है तभी वो इश्यू आता है। तो यू कैन मेंशन दिस लिमिटेशंस। फिर मेजर्स टू स्ट्रेंथन द लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, अब यहाँ पे लिमिटेशन लिखा तो आपको सोल्यूशन भी लिखना है। अगर वो 8 मार्क करे फिर भी सोल्यूशन लिखिए, छोटा छोटा लिखिए, ठीक है। टाइम बाउंड डिसीजन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए इसके लिए। रिस्ट्रिक्ट विप यूजेस, विप जो होता है ये वर्ड यूज करना, विप क्या होता है, पार्टी विप, एक तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन करता है विप, है ना। जो उसके जो पार्टी के डिसीजन होते हैं उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है, विप का, विप, WHIP, है ना। ये वर्ड आना चाहिए आपके आंसर में जब भी करते हैं। और इनर पार्टी डेमोक्रेसी, है ना, वो ये वर्ड आना चाहिए। तो ये सब शब्दों को आपको यूज करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, रिस्ट्रिक्ट विप यूजर्स, टाइटन मर्जर क्लॉजेस और कवर प्री पोल पैक्ट वायलेशंस, इन सबको भी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए। जैसे हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये वाली चीज लेके आए कि जो बीच में नहीं होगा। तो इस तरह से जो बहुत दल बदलू सरकारें होती हैं, मतलब पूरा यहां से उठाया वहां कर लिया, जो गठबंधन बदलता रहता है, उसके बारे में भी कुछ किया जा सकता है अंडर दिस, ठीक है। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंप्रूविंग डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, हो गया। साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल इंप्रूविंग द डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म। तो आप यहाँ पे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इसको करके आप इनिशियली इससे डेफिनेशन लिखिए, फिर यहाँ पे कोई स्कीम है उसके बारे में लिखिए, कुछ भी इंट्रोडक्शन बना के आप लिख सकते हैं, सीधे रोल पे आ जाएंगे। उसके बाद में 8 मार्क करें। अब यहाँ पे डिजास्टर रिस्पांस हमको पता है, ठीक है, लेकिन उसमें हमको यहाँ पे ये चीज लिखनी है, जैसे डिजास्टर रिस्पांस तो पहले से ही आता है कि मौसम की जो वार्निंग है वो आती है, फ्लड का रिस्पांस आता है, वो सब आता है, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, डिजास्टर रिस्पांस में आपको कॉमन चीजें नहीं लिखनी है, आपको साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर से चीज रिलेट कर देना है। व्हाट इज साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका
कंप्यूटर, आईटी, इन सबसे रिलेटेड होता है। इसमें एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, यूज ऑफ डैशबोर्ड्स आ जाएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सोशल मीडिया आ जाएगा, है ना। ये सब चीजें आ जाएंगी, इनको आपको यूज करना है। इनके बेस्ड पे कैसे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, वो करना है। अगर अर्ली वार्निंग है तो वो तो सैटेलाइट के थ्रू भी आती है, बट यहाँ पे एआई लिंक्ड, एआई से लिंक करके आपको रियल टाइम अलर्ट्स देते हैं। तो वो चीज आपका हो गया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई लिंक्ड एप्स इश्यू द रियल टाइम अलर्ट्स वाया एनडीएम में, ठीक है। जीआईएस मैपिंग, डिजिटल अलर्ट्स कर दो, ड्रोन सर्वेस कर दो, और आईसीसीसी मैनेजेस द क्राइसिस वाया सीसीटीवी, सेंसर, क्लाउड, ये सब, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड एआई फोरकास्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फोरकास्टिंग करो। एआई इज द फ्यूचर, है ना। तो जो लोगों को एआई से दिक्कत होती है, वो क्या है ना कि एआई अभी हर जगह यूज हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। चाहे वो मतलब वार्निंग हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, है ना। हर चीज में, इवन प्लानिंग में, एवरीवेयर एआई इज इन्वॉल्व। जो चैट जीपीटी है, जेमिनीज है, डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका यूज अभी मतलब जैसे कि पहले इंटरनेट का यूज होता था ना, वैसे अब एआई का यूज होता है। तो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज वी शुड लर्न एंड वी शुड बी विद, मतलब इसको आपको हर एंगल में कहीं ना कहीं लेके आना है अपने एसे में, आंसर में, जहां भी एआई का वे फॉरवर्ड में कहीं इंक्लूड हो सकता है, यू कैन यूज एआई, कैन बी वन ऑफ द पॉइंट इन योर वे फॉरवर्ड। इजिली आप उस पर क्रिएट कर सकते हैं। एआई बेस्ड फोरकास्टिंग कर दो, साइबर सिक्योरिटी कर दो, वर्नाकुलर अलर्ट्स कर दो, कम्युनिटी लिंकेजेस और क्लाउड ब्लॉकचेन शेयरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DFIC। ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन से किस ईयर में आया था, बताइए फटाफट, थोड़ा थोड़ा साल बताइए, कौन कौन सी सिटीज है इसमें बताइए। 6 सिटीज हैं, आपको पता है राइट। ये आया था आपका डिफेंस कॉरिडोर, आया था आपका 18-19 के बजट में, यूनियन बजट में। 2018-19 के यूनियन बजट में यूपी का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बताया गया था, ठीक है। इसको लिख लीजिए, यूनियन बजट में अनाउंस इन 2023। नोडल एजेंसी कौन सी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपेडा। यूपेडा ये आपकी नोडल लीड एजेंसी है, इसका नाम। फिर यहाँ पे 6 सिटीज आती हैं, ऐसा मैप बनाना है आपको। मैप में ये सारा ऐसा सेम डायग्राम बनाना है आपको, अलीगढ़, आगरा, है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी, है ना। ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर जिग जैग करके जेट की तरह शेप बना के फिर सीधे यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक तरह से उल्टा झंडा लगा हुआ है, ऐसा बना सकते हैं, ये शेप का आपका बनेगा। डोंट इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे वैसे में मत कनेक्ट करिए, ठीक है। दिस हो गया, ये 6 सिटीज हो गई, ऐसे कनेक्टिविटी हो गई। फिर आपका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, एम्ड एट बूस्टिंग द इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, डेडिकेटेड जोन ऑफ 6 नोड्स, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। क्या करेगा ये काम, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा और इनोवेशन क्रिएट करेगा। इन सिटीज में नोडल पॉइंट्स बना दिए, यहां पे आपका चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ये करना है आपको, आत्मनिर्भर भारत की लाइन पे। इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई, जॉब स्किलिंग, क्लस्टर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, डुअल यूज एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। प्रमोट टेक्नोलॉजी फॉर बोथ मिलिट्री एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स, इसको डुअल यूज हो गया। चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, लैंड एक्विजिशन हर्डल्स, लो प्राइवेट
जो भी इंडस्ट्री का आएगा, कुछ भी आएगा, तो वहां पे लैंड एक्विजिशन मेन हर्डल है। चाहे वो मतलब एक्सप्रेस वे बनाना है, चाहे आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, इंडस्ट्रीज बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड कहाँ से आती है, तो गवर्नमेंट के पास होती है, तो लोगों से लेते हैं। तो लोगों से लेते हैं तो पैसा प्रॉपर देते नहीं है, और देते भी हैं तो बहुत अटका देते हैं, तो लोग अपनी जमीन देने में भी ना, या तो कोर्ट केस कर देते हैं या तो देते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज के लिए लैंड मिलने में बहुत समय लग जाता है। फार्मर्स की लैंड देते हैं या फिर उससे, तो आपको ये सब इश्यूज आते हैं। तो ये आपका कहीं भी लिखना, लैंड एक्विजिशन कैन बी वन ऑफ द पॉइंट। और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आया था 2013 में। तो दैट ओके। लो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, लिमिटेड टेस्टिंग ऑफ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन गैप्स, दीज आर द इश्यूज। इनके लिए आप सेम वे में सॉल्यूशन लिख के कंक्लूजन कर देना। ठीक है, बट वो मैप आप जरूर बनाना 6 वाला। अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रोल ऑफ लोकल फेस्टिवल्स एंड ओरल ट्रेडिशंस इन प्रिजर्विंग रीजनल कल्चरल आइडेंटिटीज इन इंडिया। GS1 12 मार्कर। ठीक है, हो गया। लोकल फेस्टिवल और ओरल ट्रेडिशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि ऐसा पहले क्वेश्चन आया नहीं है। ये अंदर आपके कल्चर और आर्ट वाले टॉपिक के अंदर आ जाता है। हमेशा अभी तक आर्किटेक्चर पूछा गया है, लिटरेचर पूछा गया है, आर्ट का क्वेश्चन नहीं आया। डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल, इनके क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो उनके क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं मतलब। तो हम उसको कवर कर ले रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑलरेडी कवर्ड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो जो भी हिडन चीजें हैं, जो भी छूटी हुई हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका सारा इंक्लूड करके क्वेश्चन के थ्रू उसको करवा दिया जाए। तो दिस क्वेश्चन विल फिल योर गैप्स इन द प्रिपरेशन। ठीक है। रोल ऑफ लोकल फेस्टिवल और ओरल ट्रेडिशन का क्या रोल है यहाँ पे? कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें सिंपल स्टार्ट करो। लोकल फेस्टिवल ट्रेडिशन एक्ट एज ए लिविंग कैरियर्स ऑफ द मेमोरी, वैल्यूज एंड आइडेंटिटी। ऐसे करके आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल नहीं मतलब कि बिना किसी फैक्चुअल चीजों के, ऐसा गुड इंट्रोडक्शन यू कैन स्टार्ट विद दैट कल्चर में। रोल ऑफ कल्चरल प्रिजर्वेशन, इंडिजिनस नॉलेज को प्रिजर्व करना है सबसे पहले, है ना। और ये जो है लोकल फार्मिंग रिचुअल बिलीफ, ये प्रिजर्व भी करना है, साथ में पास ऑन भी करना है जनरेशन को। लैंग्वेज एंड डायलेक्ट सर्वाइवल, इंडेंजर्ड डायलेक्ट्स हैं बहुत सारे, उनको हमको क्या करना है, मतलब सर्वाइव करने के लिए उसको रोकना है। ठीक है। कल्चरल एंकरिंग, फोक आर्ट्स एंड थिएटर, रेजिस्टेंस आइडेंटिटी, दीज आर द हाउ इट इज कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है आपका लोकल फेस्टिवल, ये सब। ठीक है। चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स इन एम्पावरिंग रूरल वुमेन इन उत्तर प्रदेश। काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, डेयरी, वुमेन और यूपी।
ठीक है, हो गया। इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप? एनी आइडिया इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं आप? ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखो, डेयरी कोऑपरेटिव्स की बात है और वुमेन एम्पावरमेंट। एक तो है आप यहाँ पे सीधे वहां से स्टार्ट कर दीजिए कि कोऑपरेटिव जो डेयरी कोऑपरेटिव्स होते हैं, इट हेल्प सिग्निफिकेंटली इन इम्प्रूविंग द एम्पावरिंग द रूरल वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश। ऐसा करके आप सिंपली लिख सकते हैं। या फिर आप इसको थोड़ा सा और टेक्निकल बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे 43B है, या आपका जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2011 है ना, उन सब के बारे में लिख सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर आता है ये सब करके आप यहाँ पे उनका आर्टिकल्स का यूज करके आप कोऑपरेटिव मेंशन कर सकते हैं। उन्हीं कोऑपरेटिव का एक पार्ट है आपका डेयरी कोऑपरेटिव। ठीक है, वो उससे स्टार्ट कर दीजिए आप। फिर क्या करेंगे, रोल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, सीधे आ जाएंगे यूपी में। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सबसे पहली बात तो पैसा है ना, पैसा ही पैसा, पैसा सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहला काम है आपका इकोनॉमिक। सब वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे मेन सिग्निफिकेंट है आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक सेल्फ इंडिपेंडेंस जो होते हैं, मतलब वो रहेगा तो आपका डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो आपका वुमेन एम्पावरमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहता है, इनकम को इंश्योर करता है, फाइनेंशियल एजेंसी को, कलेक्टिव ओनरशिप, स्किल डेवलपमेंट करता है, एक्सेस टू क्रेडिट स्कीम्स करता है, सोशल एम्पावरमेंट करता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पहला आएगा, सोशल उसके बाद में आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा, चैलेंजेस, पैट्रियार्कल कंट्रोल, ये सब राइट करके ऐसे करके आप इस ऑर्डर में लिखेंगे। पॉइंट्स जनरेट करना इज वन थिंग, पॉइंट्स को ऑर्डर में लगाना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो बहुत ही डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, बिल्कुल फिट हो रहा है, उसको पॉइंट नंबर 1 2 3 करना है। जो इनडायरेक्ट है, धीरे धीरे है, मतलब बनाया हुआ पॉइंट है, उनको 4 5 6 पे लिखना है नीचे। क्योंकि जो पढ़े, मतलब अगर मैं पढ़ूंगा यहाँ पे तो मैं फर्स्ट 2 3 पॉइंट बड़े अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद मैं खाली हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा, तो उस टाइप का। तो जो पढ़ते हैं, मतलब शुरुआत के अगर अच्छे पॉइंट होंगे, दैट विल हेल्प। आगे आता है आपका डिस्कस हाउ डिजिटल एनोमिनिटी एंड डीप फेक टेक्नोलॉजी पोज एथिकल डायलेमास फॉर सिविल सोसाइटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, हो गया। डिजिटल एनोनिमिटी क्या होती है कि आप डिजिटल में आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं। जो ये प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कि अभी टेलीग्राम में लोग फेक आईडीज बना के घूमते हैं, सोशल मीडिया पे घूमते हैं, राइट। तो ये काफी इश्यू क्रिएट करता है आपके सिविल सर्वेंट्स के लिए और गवर्नेंस के लिए भी। ठीक है, अभी क्या है, डिजिटल ये इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर एथिकल डायलेमास फॉर सिविल सर्विसेज। अब इसमें क्या इशू आता है, सबसे पहले कि ट्रूथ वर्सेस फ्री एक्सप्रेशन। एक होता है कि ट्रूथ को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर फ्री एक्सप्रेशन को अलाउ करेंगे। तो वो मेन चीज है आपका। डीप फेक डिस्टॉर्ट द फैक्ट फिक्शन बाउंड्री, पता ही नहीं चलता कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, एनोनिमिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल विजिलेंटिज्म, इरोजन ऑफ सोशल ट्रस्ट, ये सब आते हैं आपके। ये आके आपका एथिकल डायलेमास हो गए। एथिकल डायलेमास फॉर सिविल सोसाइटी वो आता है। गवर्नेंस के साथ क्या इशू आता है कि थ्रेट टू इंस्टीट्यूशन, पॉलिसी गैप्स, इन्फोर्समेंट लिमिटेशन, सर्विलेंस वर्सेस लिबर्टी, ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं आपके। ठीक है, एथिकल डायलेमास, फिर वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन करके आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द पोटेंशियल ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ICCS, in enhancing disaster resilience in urban India.
ठीक है, हो गया। ICCS, सॉरी ICCC, यस। तो ICCC क्या होता है बेसिकली, अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन एक्ट एज अर्बन कंट्रोल हब्स यूजिंग द रियल टाइम डेटा और कोऑर्डिनेशन टू इंप्रूव बेटर डिजास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन में कंट्रोल हब्स का काम करता है, रियल टाइम डेटा यूज करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ये सब आपका इंट्रोडक्शन में बता देंगे ये क्या चीज है। फिर स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल्स, रोल, एनहांसिंग द डिजिटल डिजास्टर सर्विलेंस, रियल टाइम ट्रैकिंग मेन चीज है जो इसका कोर फीचर है, रियल टाइम डेटा रियल टाइम ट्रैकिंग करता है। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करता है, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो बहुत इशू रहता है हमारा, अलग अलग चीजें हैं, मतलब एनडीएमए है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सिटीजन को कम्युनिकेशन देता है और पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम निगेटिव्स में लिखते हैं उन सबका मतलब हल है एक तरह से। ठीक है, फिर इसके भी लेकिन लिमिटेशन है, किसी और लिमिटेशन के लिए इनको यूज किया, अब इनके भी अलग से लिमिटेशन आ गए, उनके लिमिटेशन लिख दो। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, स्टाफ नहीं है, डेटा प्राइवेसी है, अनइवन कवरेज है। फिर उसके वे फॉरवर्ड लिखो, इसके वे फॉरवर्ड के लिए कुछ नया आएगा, उसके अगेन चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, तो दिस विल कीप ऑन गोइंग। अगला क्वेश्चन, critically access the impact of the doctrine of essentiality on religious freedom and judicial review in India. ठीक है, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। ये चीज आप ना कहीं भी यूज कर सकते हैं और आपको सीधे भी आ सकता है, नहीं तो अपने अलग अलग आंसर्स में यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, ये बताता है कि यहाँ पे जैसे आपका रिलीजन है और यहाँ पे ये चीज है, तो ये तो आपके रिलीजन में क्या होता है, एक होता है कोर वैल्यूज, है ना, जो आपका बेसिक कोर वाला चीजें हैं, एक होता है पेरीफेरी। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन सी वैल्यूज हैं जो कोर में है, कौन सी वैल्यूज हैं जो पेरीफेरी में है। ठीक है, अब जैसे सबरीमाला वाला केस है कि वुमेन को जाने नहीं देना है, या फिर ये था कि जो है आपका ट्रिपल तलाक है, तो वो कोर जो है रिलीजन का कोर बेस बनाता है या पेरीफेरी में आता है, ये चीज डिसाइड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा इस चीज को। एंड जो कोर वाली चीजें हैं वो आर्टिकल 25 में प्रोटेक्टेड है, पेरीफेरी के जो चीजें हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर वो वायलेट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ले सकता है। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। ठीक है, कि रिलीजियस चीजों में ये चीज कि आपका सुप्रीम कोर्ट का रोल। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ आपका, शिरूर मटकेट 1954 में पहली बार आया था। शिरूर मटकेट 1954 कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या कोर है क्या पेरीफेरी है। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, जुडिशियल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम और जुडिशियल रिव्यू पे क्रिटिकली है, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। क्या कि प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, जैसे कि किसी का आर्टिकल 25 आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ट्राई टू बैलेंस कि दोनों के फंडामेंटल राइट्स बैलेंस हो। फैसिलिटेट द सोशल रिफॉर्म्स, वुमेन एम्पावरमेंट इन सब में। चेक्स द आर्बिट्रेरी रिलीजियस क्लेम्स, इन सबको भी क्या करता है, चेक करता है। तो ये सब इश्यूज आ गए आपके, मतलब पॉजिटिव साइड आ गया। इश्यूज क्या है, इसको जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं कि भैया रिलीजन आपका एरिया नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यार हमारा रिलीजन का कोड है क्या नहीं है। ठीक है, तो रिलीजन बोलता है कि हमको जैसे ड्रेस कोड है टेंपल में, तो वो बोलते हैं, टेंपल वाले बोलते हैं कि मैं डिसाइड करूंगा कि ड्रेस कोड क्या पहन के आना है क्या नहीं है। कोर्ट बोलते हैं कि अगर आर्बिट्रेरी रहेगा तो उसको भी हम रोक देंगे, तो उस टाइप का। तो जुडिशियल ओवररीच हो गया, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव भी है, लिमिटेड रिलीजियस ऑटोनॉमी है, रिलीजन को अपना मेंटेन नहीं करना, इंटरफेरेंस होता है। टेंशंस विद द सेकुलरिज्म अगेन इशू आता है।
ठीक है। फिर यहाँ भी लिख सकते हैं कि बायस्ड हो सकता है, मेजिटोरियन का हो सकता है, अगर वो बायस है तो उन सब का इश्यूज आता है। वे फॉरवर्ड, मल्टी फेथ एक्सपर्ट पैनल बनाइए, उसमें काम कीजिए। क्लियर केसेस बनाइए हार्म और एक्सक्लूजन का। इंट्रा कम्युनिटी रिफॉर्म्स करिए, इंटर कम्युनिटी मतलब विद इन कम्युनिटी। कंसिस्टेंसी ये सब बनाइए, आर्टिकल 5028 कराइए, ये सब करिए। कंक्लूजन, इसे डबल एज टूल है, लेकिन इसका काम जो है बैलेंस्ड कंसिस्टेंट अप्रोच इज नीड ऑफ द आवर्स टू फेथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, ये बहुत अच्छा मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इज अ वेरी गुड कीवर्ड एंड इट शुड बी यूज्ड इन आंसर्स। यहाँ पे भी आप ये वाला चीज लिखते हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर द डे। 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। थैंक यू एवरीवन। तो ठीक है, फिर विल मीट टुमारो। हाउ इज द क्लास? इट वाज फास्ट इनफ? स्लो तो नहीं थी? स्पीड वाज गुड? कई सारी नई नई चीजें आपको मिली राइट इसमें। आपने कितना भी पढ़ा होगा लेकिन आपको बहुत सारी पेरिफेरल की चीजें इसमें दिखी होंगी। कुछ ऐसी चीजें मिली होंगी जो आपको आपको आंसर में सीधा सीधा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ रहा है। देखिए आप ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, शिशोर मठ केस, ये सब आंसर में लिख के आएगा आपके, है ना। ये सब आपके आंसर में आएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल याद रहेंगे। और काफी सारी मिसिंग चीजें हैं जो जो आप, जैसे ग्रीन बजटिंग और ये सब का, तो वो एरिया भी मैं कवर कर ले रहा हूँ। बहुत ज्यादा ऑब्वियस और बहुत इजी क्वेश्चन भी लेके नहीं आता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट होता रहे। ठीक है, टीम परेशान है, बोलती सर आपका क्वेश्चन आंसर कब खत्म होगा? पहले टेस्ट सीरीज थी, 24 फुल लेंथ टेस्ट करवाए हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो 24 टेस्ट का क्वेश्चन बनाना, फिर मॉडल आंसर बनाना, अब वो खत्म हो गया तो 200 क्वेश्चन आंसर इधर बना रहे हैं। तो काम कंटिन्यूस चल रहा है, बट ठीक है, आई थिंक इट्स गोइंग टू गिव वेरी गुड बूस्ट टू यू ऑल। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।